नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेवल अप अकेडमी। आई एम रजनी अरोड़ा। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम क्लास 8 का चैप्टर 6 सिविक्स का चैप्टर 6 देखने वाले हैं। एंड द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ठीक है, इसके कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आपको समझने हैं। फर्स्ट कीवर्ड है हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या होता है? क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज द बॉडी ऑफ लॉ और कोर्ट रेगुलेटिंग द इंक्वायरी इनटू वेदर अ पर्सन हैज वायलेटेड क्रिमिनल लॉ और नॉट। मतलब ये एक तरह की इंक्वायरी होती है, ठीक है, जो कि किसके अकॉर्डिंग होती है? लॉ की, बॉडी ऑफ लॉ और कोर्ट के अकॉर्डिंग। कौन करेगा? लॉ और कोर्ट करेंगे एक इंक्वायरी, ठीक है, कि एक पर्सन जिस पर क्राइम का मतलब जिसको बोला गया है कि हाँ ये एक्यूज्ड पर्सन है, कि वो क्रिमिनल है या नहीं है, उसने जो लॉ वायलेट किया है या नहीं है, मतलब कि कोई फंडामेंटल राइट को वायलेट किया है या नहीं है किसी के, तो वो क्या है? क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होगा। मतलब एक ऐसा सिस्टम जिससे सिस्टमैटिक वे से ये देखा जाएगा, एक इंक्वायरी होगी कि एक पर्सन जो है वो क्रिमिनल है या नहीं है। ठीक है। FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इज अ written documents prepared by police when they receive information about the commission of cognizable offense। मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है जो कि कंप्लेंटेंट, जो कि कंप्लेंट करने वाला है वो लिखवाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी के घर में चोरी हुई है, तो वो पर्सन जो होगा वो कंप्लेंटेंट होगा जो कि रिपोर्ट लिखवाएगा। ठीक है, लिखता कौन है? पुलिस लिखता है। एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, व्हेन दे रिसीव इंफॉर्मेशन अबाउट द कमीशन ऑफ, अगर ऐसा कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, एक ऐसा क्राइम जिसके अगेंस्ट जो पुलिस है वो एक्शन ले सकती है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है जो कि रिटन डॉक्यूमेंट होता है। लिखा किसके द्वारा जाता है? पुलिस लिखती है। और किस लिए होती है? कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो उससे रिगार्डिंग जो है कंप्लेंटेंट अपनी FIR लिखवाता है पुलिस को। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक लॉ ऑफिसर होता है हु कंडक्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट और इन पब्लिक इंटरेस्ट। के होता क्या है? देखो, जो एक क्राइम होता है, ठीक है, वो सिर्फ इफेक्टेड पर्सन के अगेंस्ट नहीं होता, वो पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट होता है। ठीक है, सोसाइटी, जैसे कि मान लीजिए एक डॉरी है, डॉरी के लिए कोई किसी को जला देता है, ठीक है, तो वो सिर्फ उस पर्सन के लिए नहीं है जिसे जलाया जा रहा है, या उसकी फैमिली के लिए नहीं है। वो किसके अगेंस्ट क्राइम है? वो पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट क्राइम है। कोई चोरी है, चोरी का क्राइम भी किस पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है कि अब लॉ ऑफिसर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो लॉ ऑफिसर होता है जो पूरी पब्लिक के बिहाफ पर, जो पूरी स्टेट के बिहाफ पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग करता है। किससे करता है? जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, जिसे क्रिमिनल बताया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, fair trial. A fair trial is an open trial by an impartial judge in which all parties are treated equally. मतलब एक फेयर ट्रायल का, फेयर से ही पता चल रहा है, बिल्कुल फेयर ट्रायल का मतलब है कि इम्पार्शल जज जो होगा, इम्पार्शल मतलब कि कोई भी किसी भी तरह की पार्शलिटी नहीं करेगा। इम्पार्शल जज इन विच ऑल पार्टीज आर ट्रीटेड इक्वली, जिसके अंदर सारी पार्टीज, चाहे वो जिसने इल्ज़ाम लगाया वो है, चाहे जिस पर इल्ज़ाम लगा है वो है, दोनों पार्टीज को इक्वली ट्रीट करेगा। ठीक है, द राइट टू फेयर ट्रायल इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल गारंटी ऑफ ह्यूमन राइट। मतलब फेयर ट्रायल का हमारा हर एक किसी पर्सन का फंडामेंटल राइट है। ठीक है, फंडामेंटल ह्यूमन राइट है। एंड रूल ऑफ लॉ ऑल्सो एम्ड एट इंश्योरिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। देखो होता क्या कि मान लीजिए किसी एक पर्सन पर अगर इल्ज़ाम लगाया गया है, जब तक वो पर्सन जो है प्रूव नहीं हो जाता कि उसने वो काम किया है, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस जो उसके ऊपर लगाया जा रहा है वो उसने किया है, तब तक उसको फेयर ट्रायल दिया जाता है। उसे अपने आप को साबित करने का, अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने का मौका दिया जाता है, और उसके लिए सब कुछ फेयरली उसके साथ होता है। जैसे कि अगर कोई पुअर पर्सन है, अगर कोई मतलब कि कोई प्रॉब्लम है उसे, ठीक है, जिसके कारण मतलब पुअर है वो, जिसके कारण वो क्या मतलब लॉयर हायर नहीं कर सकता, तो उसको लॉयर हायर करके दिया जाता है। एक फेयर ट्रायल हो गया, उसको अपने आप को प्रूव करने, इनोसेंट प्रूव करने का मौका दिया जाता है। ठीक है, तो हर एक चीज़ जो है फेयरली उसके साथ की जाती है, जब तक वो उसको पूरा मौका दिया जाता है, जब तक वो क्रिमिनल प्रूव नहीं हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ज़रा, देखो कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है? इट मीन्स एन ऑफेंस इन विच अ पुलिस हैज़ अथॉरिटी टू मेक एन अरेस्ट विदाउट अ वारंट
और टू स्टार्ट एन इन्वेस्टिगेशन विद और विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट। एक ऐसा क्राइम, एक ऐसा ऑफेंस जिसमें पुलिस को ये राइट है, ये अथॉरिटी है कि वो बिना किसी वारंट के, बिना किसी मतलब कि परमिशन के, परमिशन किसकी, कोर्ट की, विदाउट परमिशन जो है, विद और विदाउट परमिशन उसके ऊपर एक्शन ले सकती है, उसे बोलते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस। डिफेंस लॉयर, डिफेंस लॉयर जो होता है रिप्रेजेंट पर्सन फेसिंग क्रिमिनल चार्ज, डिफेंस पर्सन जिसके ऊपर क्रिमिनल चार्ज लगा है उस पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, मतलब कि उस पर्सन के लिए मतलब एक्शन लेता है, उस पर्सन के लिए उसकी जो मतलब इनोसेंट प्रूव करने में हेल्प करता है, डिफेंस करता है, उसे डिफेंड करता है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस है। एवरी पर्सन हैज़ अ फंडामेंटल राइट टू बी डिफेंडेड बाय अ लॉयर अंडर द एक्ट। अब किस एक्ट में लिखा है कि हर एक पर्सन को फंडामेंटल राइट है, मतलब कि उसे डिफेंड किया जाएगा एक लॉयर के द्वारा किस एक्ट में लिखा है। अगर कोई पर्सन पुअर है, वो लॉयर हायर नहीं कर सकता, तो उसे राइट है, उसे फंडामेंटल राइट है कि वो उसे लॉयर दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट के द्वारा, ठीक है। ये किस एक्ट में लिखा है, ये एक्ट 22 में लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन प्लेसेस a duty on the state to provide a lawyer to any citizen who is unable to engage one due to poverty or other disability। वही चीज़ है कि किस आर्टिकल में है कि अगर कोई पुअर पर्सन है या डिसेबल पर्सन है, अगर वो लॉयर हायर नहीं कर सकता तो उसे लॉयर हायर करके दिया जाएगा, तो आर्टिकल 39A के अंदर आएगा। देखो ऊपर वाले में जस्ट ये लिखा हुआ है कि फंडामेंटल राइट है डिफेंड होने का लॉयर के द्वारा, ठीक है, 22 में, लेकिन यहाँ पर कंडीशन मेंशन है कि किस किस को, पुअर को पॉवर्टी के कारण या अदर डिसेबिलिटी के कारण अगर वो नहीं हायर कर सकता तो उसे प्रोवाइड किया जाएगा लॉयर स्टेट के द्वारा, आर्टिकल 39 में, ठीक है। हु डिसाइड्स द गिल्टी और इनोसेंट ऑफ द विक्टिम, मतलब ये कौन डिसाइड, वैसे तो देखो पुलिस जो अरेस्ट करके चली जाती है, ठीक है, तो हमें ये कन्फ्यूजन रहती है ये कौन डिसाइड करेगा, कि क्या पुलिस डिसाइड करेगी कि पर्सन क्रिमिनल है या नहीं है, लेकिन ये पुलिस डिसाइड नहीं करती है, सिर्फ जज डिसाइड करता है, ठीक है। पुलिस सिर्फ अपनी प्रोसेसिंग करती है कि जो भी उन्हें एक्शंस लेने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड और टॉर्चर्ड ड्यूरिंग अरेस्ट और कस्टडी विद रिटन अंडर, कि ये राइट किसके अंदर आता है कि अगर कोई पर्सन, कोई पुलिस जो है वो किसी पर्सन को अगर अरेस्ट करती है या कस्टडी में रखती है तो उसे राइट है कि उसके साथ इल ट्रीट मतलब बुरा व्यवहार या उसे टॉर्चर नहीं किया जाएगा अरेस्ट और कस्टडी के दौरान। तो ये किसके अंदर लिखा है, आर्टिकल 22 के अंदर। द चीफ जस्टिस गेट रिटायर्ड एट द एज ऑफ 65, ठीक है। The judge of Supreme Court are appointed by President, okay. Independence of judiciary means it is not under control of legislature or the executive. Independence of judiciary means it is not under लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव का मतलब है किसी भी चीफ मिनिस्टर्स हैं या अदर एमएलएज हैं उनके अंडर नहीं आती है, ये जुडिशरी बिल्कुल इंडिपेंडेंस होती है। अगर ये किसी के अंडर आएगी तो ये पार्शल डिसीजन लेंगे, लेकिन जुडिशरी क्या होनी चाहिए, इम्पार्शल होनी चाहिए, इसलिए ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से, ठीक है। अरेस्टेड पर्सन शुड बी प्रोटेस्टेड बिफोर अ मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर ऑफ अरेस्ट कम्स अंडर, मतलब जो पर्सन अरेस्टेड है उसे जो है 24 आवर के अंदर जो है मैजिस्ट्रेट के सामने खड़ा किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। ये किस आर्टिकल के अंदर आता है, आर्टिकल 22 के अंदर। FI रिपोर्ट इज साइंड बाय कंप्लेंटेंट, कंप्लेंटेंट अभी बताया मैंने कि जो पर्सन कंप्लेंट कर रहा है, ठीक है। SI मीन्स सब इंस्पेक्टर, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे और कुछ कीवर्ड्स थे जो हमने देखे, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग आवर जस्टिस सिस्टम के। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।